दोस्तों, जब भी हम सिंध के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा अरबों का सिंध के ऊपर आक्रमण। पर इन दोनों के बीच का जो दौर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही इसके बारे में किसी को पता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंध के उस दौर की जब सिंध की जनता अपने एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रही थी। आज कहानी सिंध के इतिहास की। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों को सिंध के इतिहास के ज़्यादा सबूत नहीं मिले। अगर कुछ किलों और बौद्ध स्तूपों को छोड़ दिया जाए तो केवल कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें हमें इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। उनमें सबसे अहम है हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ, जिनमें हमें सिंधु शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि आज के सिंधु नदी और सिंध प्रांत के लिए यूज किया जाता था। महाभारत में भी सिंधु और सोवीर शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सिंधु नरेश जयद्रथ सिंधु और सोवीर का राजा था, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए अभिलेखीय प्रमाण की तो वह हमें फारसी राजा डेरियस के अभिलेखों में देखने को मिलते हैं, जहां सिंधु क्षेत्र को हिंदुश कहा गया है, क्योंकि प्राचीन फारसी भाषा में स को ह से उच्चारित किया जाता था। डेरियस ने 517 ईसा पूर्व में सिंध के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। यह घटना प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, क्योंकि यहीं से विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में दखल देना शुरू किया था। इसके ठीक 200 सालों बाद सिकंदर महान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। पर सिकंदर का यह राज ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उसके जाने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस जगह पर हमला करके सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराकर इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अगले 70 सालों तक यह जगह मौर्य साम्राज्य के अधीन ही रही। इस साम्राज्य के तीसरे राजा सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के दौरान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जिस कारण यह धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से फैलने लगा, जिससे सिंध में कुछ धार्मिक बदलाव देखने को मिले। पर सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद यहाँ की चीज़ें बदलने लगी। उसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वो साम्राज्य जो सम्राट अशोक के समय पर स्थिर और सशक्त हुआ करता था, वो अब अस्थिरता और विद्रोह का शिकार होने लगा। इस अवसर का फायदा उठाकर यूनानियों ने सिंध पर हमले शुरू कर दिए। इस हमले को लीड कर रहा था डेमेट्रियस ने काबुल घाटी, सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे यहाँ पर यूनानी शासन की शुरुआत हुई। उसके आने से सिंध में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले, जिससे गांधार, सिंध और पश्चिमी भारत की पहचान को एक नया आकार मिल गया। उसी के काल में सिंध में इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत हुई। उसके शासनकाल में सिंध एक व्यापारी केंद्र बनकर उभरा। यूनानी शासकों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह भी बनवाया। डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद यूनानी शासन कमजोर पड़ने लगा, जिसका फायदा उठाकर इंडो पार्थियन साम्राज्य के शासक गोंडाफेरस ने इस जगह को अपने अधीन कर लिया। इंडो पार्थियन राजाओं ने भारतीय परंपराओं को ईरानी शासन व्यवस्था से जोड़ दिया, जिससे यहाँ पर एक नई संस्कृति का आगाज हुआ। ग्रीक और पार्थियन साम्राज्य के आगमन से यहाँ पर ग्रीक और फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। इंडो पार्थियन राजाओं ने लगभग 200 सालों तक इस जगह पर राज किया। पर इस साम्राज्य के आखिरी राजा वंश शासन की मृत्यु के बाद यह जगह कुषाणों के हाथों में चली गई। कुषाणों ने यहाँ पर एक कुछ बंदरगाह बनवाए और वहाँ से पूरी दुनिया भर में समुद्री व्यापार करना शुरू किया। उनके काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। कुषाण राजाओं ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। उनके काल में विकसित हुई गांधार और मथुरा कला शैली में भारतीय और यूनानी कला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। पर कुषाण साम्राज्य के अंत के साथ सिंध का इतिहास अंधेरे में चला गया। तो यह थी कहानी सिंध के इतिहास की। इसी कड़ी के अगले वीडियो में जानेंगे सिंध के एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसने 70 सालों तक अरब आक्रांताओं को भारत भूमि से